हाँ, और ये एक ऐसी कहानी है जहाँ कानून की किताब, कॉमन सेंस और बिजनेस रियलिटी ये सब आमने सामने आ गए। बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस राजेंद्र प्रसाद मूडी की। राइट। ये 1978 का सुप्रीम कोर्ट का एक सेमिनल जजमेंट है और इसकी इंपॉर्टेंस आप देखिए आज भी उतनी ही है। एग्जैक्टली और आज का हमारा मिशन उसी एक फंडामेंटल सवाल का जवाब ढूंढना है जो हर इन्वेस्टर के दिमाग में कभी ना कभी आता है। हाँ। मान लीजिए आपने इनकम जनरेट करने के ऑब्जेक्टिव से पैसा खर्च किया, शायद किसी इन्वेस्टमेंट के लिए लोन लिया और उस पे इंटरेस्ट दे रहे हैं। लेकिन उस साल फॉर वट एवर रीजन आपको उस इन्वेस्टमेंट से जीरो इनकम हुई, एक पैसा भी नहीं। तो क्या उस इंटरेस्ट एक्सपेंस पर आपको टैक्स में कोई छूट यानी डिडक्शन मिल सकती है? और इसी सवाल के जवाब में हम जस्टिस पीएन भागवती की ब्रिलियंट लीगल रीजनिंग को एक्सप्लोर करेंगे। हाँ। हम देखेंगे कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने एस्टैब्लिश किया कि टैक्स लॉ आपके पर्पस यानी इरादे को देखता है, आपके रिजल्ट यानी नतीजे को नहीं। इट्स अ फंडामेंटल प्रिंसिपल जो आम जिंदगी में भी उतना ही रेलेवेंट है। तो चलिए इस केस की स्टोरी को एकदम शुरू से समझते हैं। हुआ क्या था? व्हाट वर द बेसिक फैक्ट्स? एक्चुअली द फैक्ट्स ऑफ द केस आर रिमार्केबली सिंपल। दो असेसीज थे, बेसिकली दो भाई जिन्होंने कुछ कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्ट करने के लिए पैसा उधार लिया था, यानी दे हैड बोरोड मनीज। अच्छा, पैसा उधार लिया था। हाँ। द पर्पस ऑफ दिस लोन वाज क्रिस्टल क्लियर, टू इन्वेस्ट एंड अर्न डिविडेंड इनकम। ओके, सो अ वेरी स्टैंडर्ड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। लोन लो, इन्वेस्ट करो और जो डिविडेंड आए उससे इनकम जनरेट करो। प्रिसाइजली। अब फॉर द असेसमेंट ईयर 1965-66 इन दोनों भाइयों ने उस उधार लिए गए पैसे पे इंटरेस्ट चुकाया। दैट वाज द एक्सपेंडिचर। ठीक है। लेकिन, एंड दिस इज द क्रूशियल पार्ट ऑफ द स्टोरी, उस साल उन्हें उन शेयर से कोई डिविडेंड इनकम नहीं हुई, नॉट अ सिंगल रुपी। जीरो इनकम फ्रॉम दैट स्पेसिफिक सोर्स। यहाँ पेच फंस गया। उन्होंने इंटरेस्ट तो भरा, विच इज अ रियल आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस, पर उसके अगेंस्ट इनकम जीरो थी। एग्जैक्टली। तो एक आम आदमी की तरह मैं सोच रहा हूं कि उन्होंने उस इंटरेस्ट के खर्चे पर टैक्स छूट मांगी होगी। बिल्कुल। उन्होंने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इस इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर का डिडक्शन क्लेम किया। दे इन्वोक्ड सेक्शन 57(3) ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। एंड व्हाट हैपेंड? बट द इनकम टैक्स ऑफिसर यानी आईटीओ ने उनका क्लेम रिजेक्ट कर दिया। अच्छा। और वो अकेले नहीं थे। जब असेसीज ने अपील की तो एपलेट असिस्टेंट कमिश्नर और दी एएसी ने भी आईटीओ के ऑर्डर को अपहोल्ड किया। उनका क्लेम वहां भी रिजेक्ट हो गया। तो टैक्स अथॉरिटीज का मेन आर्ग्यूमेंट क्या था? वो इस डिडक्शन को डिनाई क्यों कर रहे थे? उनकी लॉजिक क्या थी? उनका पूरा आर्ग्यूमेंट सेक्शन 57(3) की लैंग्वेज पर टिका था। ओके। सेक्शन कहता है कि डिडक्शन उसी एक्सपेंडिचर का मिलेगा जो होली and exclusively for the purpose of making or earning such income हो। सच इनकम। Yes. टैक्स डिपार्टमेंट ने सच इनकम फ्रेज को बहुत लिटरली इंटरप्रेट किया। उनका कहना था कि अगर कोई इनकम हुई ही नहीं, सच इनकम इज जीरो, तो ये शर्त पूरी कैसे हो सकती है? अच्छा, तो मतलब नो इनकम नो डिडक्शन, सिंपल। For them, the actual earning of income was a sine qua non, a non-negotiable, absolute अनिवार्य शर्त। तो दो लेवल्स पर रिजेक्शन के बाद उनके पास क्या ऑप्शन बचा? How did this case, which started with a basic ITO assessment, end up in the Supreme Court? इसके बाद असेसीज गए इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल, जो कि टैक्स मैटर्स के लिए एक स्पेशलाइज्ड क्वाजी जुडिशियल बॉडी है, और वहां जाकर द टेबल्स टर्न्ड। मतलब? द ट्रिब्यूनल रूल्ड इन फेवर ऑफ द असेसीज। उन्होंने माना कि डिडक्शन अलाउएबल है। तो फिर मामला सुप्रीम कोर्ट क्यों गया? अगर ट्रिब्यूनल ने कह दिया कि डिडक्शन मिलेगा तो बात खत्म हो जानी चाहिए थी। That's a great question. The issue was that at that time इस सवाल पर अलग-अलग हाई कोर्ट्स के कन्फ्लिक्टिंग ओपिनियंस थे। अच्छा, मतलब यूनिफॉर्मिटी नहीं थी। बिल्कुल नहीं। कुछ हाई कोर्ट्स कहती थी कि डिडक्शन मिलेगा, कुछ कहती थी नहीं मिलेगा। इस जुडिशियल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ट्रिब्यूनल ने अंडर सेक्शन 256 ऑफ द एक्ट इस लीगल क्वेश्चन को डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस के लिए भेज दिया, ताकि एक डेफिनेटिव रूलिंग आ सके और ये कंट्रोवर्सी हमेशा के लिए सेटल हो जाए। एग्जैक्टली। तो ट्रिब्यूनल ने तो भाइयों के हक में फैसला दे दिया था, पर टैक्स डिपार्टमेंट इसे सुप्रीम कोर्ट तक ले गया। जरूर उनके पास कोई बहुत स्ट्रॉन्ग लीगल आर्ग्यूमेंट होगा। हाँ, उनका मेन आर्ग्यूमेंट लीगल इंटरप्रिटेशन का एक क्लासिक एग्जाम्पल है। रेवेन्यू यानी टैक्स डिपार्टमेंट ने अपना पूरा केस सेक्शन 57(3) और सेक्शन 37(1) की लैंग्वेज के बीच के कॉन्ट्रास्ट पर बिल्ड किया।
राइट। सेक्शन 37(1) बिजनेस एक्सपेंडिचर से डील करता है, जैसे फैक्ट्री का रेंट या सैलरी, करेक्ट? प्रिसाइसली। सेक्शन 37(1) बिजनेस इनकम के अगेंस्ट डिडक्शन की बात करता है और उसमें फॉर द पर्पस ऑफ द बिजनेस और प्रोफेशन जैसे वाइड एंड ब्रॉड टर्म्स यूज हुए हैं। ओके। ऑन द अदर हैंड सेक्शन 57(3) जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जैसे डिविडेंड्स या इंटरेस्ट से डील करता है, उसमें फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग और अर्निंग सच इनकम जैसे वर्ड्स हैं। I see. So they were arguing that the language in 57(3) is intentionally more restrictive, more specific. एग्जैक्टली, दिस वॉज देयर नैरोअर इम्पोर्ट थ्योरी। रेवेन्यू का कहना था कि मेकिंग और अर्निंग सच इनकम का मतलब है कि एक्सपेंडिचर मस्ट बी प्रोडक्टिव ऑफ इनकम। अगर इनकम नहीं है तो खर्च का पर्पस फुलफिल नहीं हुआ एंड हेंस डिडक्शन कैन नॉट बी अलाउड। द लेजिस्लेचर हैज डिलिबरेटली यूज्ड वर्ड्स ऑफ नैरोअर इम्पोर्ट। अगर मैं एक लॉयर नहीं हूँ और इसे सुनूं तो टैक्स डिपार्टमेंट की बात में दम लगता है। इट साउंड्स प्रिटी लॉजिकल। अगर कानून में अलग-अलग शब्द इस्तेमाल किए गए हैं तो उनका मतलब भी अलग-अलग होना चाहिए। हाँ, on the face of it, it's a compelling argument. So why would the Supreme Court, under the bench led by the great Justice P.N. Bhagwati, disagree with such a straightforward reading? What's fascinating here is कि कोर्ट ने इस नैरोअर इम्पोर्ट थ्योरी को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया। जस्टिस भगवती, जिनको हम उनके प्रोग्रेसिव जजमेंट्स के लिए जानते हैं, उन्होंने यहाँ लीगल इंटरप्रिटेशन का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल एस्टैब्लिश किया। और वो प्रिंसिपल क्या था? वो प्रिंसिपल है पर्पस, उद्देश्य, और रिजल्ट, परिणाम। दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। Okay, that sounds profound. Purpose versus result. Can you elaborate? कोर्ट ने इस डॉक्ट्रिन को बहुत ही पावरफुल और क्लियर लैंग्वेज में समझाया। मैं जस्टिस भगवती के एग्जैक्ट वर्ड्स को कोट करना चाहूंगा क्योंकि ये इस पूरे जजमेंट का हार्ट एंड सोल है। द कोर्ट ऑब्जर्व्ड इन पैराग्राफ 4 ऑफ द जजमेंट, Okay. what S57(3) requires is that the expenditure must be laid out or expended wholly and exclusively for the purpose of making or earning income. It is the purpose of the expenditure that is relevant in determining the applicability of S57(3), and that purpose must be making or earning of income. Okay, so far so good. The law is concerned with the purpose. Yes, but here comes the killer line. The court continues, Section 57(3) does not require that this purpose must be fulfilled in order to qualify the expenditure for deduction. Wow, there it is. The purpose doesn't have to be successful. Exactly. The intent to earn is enough. The actual earning is not a prerequisite. That's a huge distinction. Absolutely. The court went on to clarify, it does not say that the expenditure shall be deductible only if any income is made or earned. कोर्ट ने कहा कि सेक्शन की प्लेन नेचुरल कंस्ट्रक्शन यही कहती है, कानून आपके खर्च के पीछे का इरादा देखता है, उसका नतीजा नहीं। एक इतना बड़ा प्रिंसिपल अकेले नहीं खड़ा हो सकता। Did the court back it up with previous cases or other logical arguments? Yes, of course. A strong judgment always builds on established legal principles. कोर्ट ने दो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट्स का सहारा लिया। कौन से? पहला केस था ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड वर्सेस CIT, जो 1951 का सुप्रीम कोर्ट का ही मामला था। उस केस में 1922 इनकम टैक्स एक्ट के कॉरस्पॉन्डिंग प्रोविजन सेक्शन 12(2) की इंटरप्रिटेशन हो रही थी। अच्छा। और उस सेक्शन की लैंग्वेज सेक्शन 77(3) से इप्सिमा वर्बा यानी वर्ड फॉर वर्ड आइडेंटिकल थी। उस केस में जस्टिस बोज ने कहा था, एंड आई कोट अगेन, इट इज नॉट नेसेसरी टू शो दैट द एक्सपेंडिचर वाज अ प्रॉफिटेबल वन or that in fact any profit was earned. So the Supreme Court was already on record with this interpretation decades earlier. This wasn't a completely new idea then. Correct. The court was simply reaffirming a long-standing principle. But the second precedent they used was even more powerful. And that was? एक 1938 House of Lords case from the UK, Hughes v Bank of New Zealand. House of Lords के judgments उस वक्त Indian courts में highly persuasive value रखते थे। इसमें लॉर्ड थैंकरटन के कमर्शियल प्रिंसिपल्स पर दिए गए विचार को साइट किया गया, which is a master class in commercial logic. What did he say? लॉर्ड थैंकरटन ने कहा, expenditure in course of the trade which is unremunerative is nonetheless a proper deduction. It does not require the presence of a receipt on the credit side to justify the deduction of an expense. It does not require the presence of a receipt on the credit side to justify the deduction of an expense. Yeah. That puts it so simply and elegantly. बिल्कुल आम भाषा में आपको P&L स्टेटमेंट के क्रेडिट साइड में इनकम एंट्री की जरूरत नहीं है, डेबिट साइड के एक्सपेंस एंट्री को जस्टिफाई करने के लिए। Incredible. But the court didn't stop there.
उन्होंने रेवेन्यू के आर्ग्यूमेंट में एक बहुत बड़ी लॉजिकल गलती भी निकाली। वी कैन कॉल इट द लॉजिकल अब्सर्डिटी आर्ग्यूमेंट। I am intrigued. What was this absurd situation? कोर्ट ने रेवेन्यू के तर्क की इलॉजिकलिटी को एक्सपोज करने के लिए एक हाइपोथेटिकल सिनारियो प्रेजेंट किया। Okay. मान लीजिए आपने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट के लिए लोन लिया और उस पर 1000 रुपए का ब्याज खर्च किया। अब अगर रेवेन्यू की बात माने तो दो सिचुएशंस बनती हैं। सिचुएशन ए, आपको शेयर से सिर्फ 1 रुपए की डिविडेंड इनकम हुई। इस केस में रेवेन्यू के हिसाब से भी आपको पूरे 1000 रुपए का डिडक्शन मिलेगा, क्योंकि सम इनकम वाज अर्न्ड। तो आप इफेक्टिवली 999 रुपीस का लॉस क्लेम कर सकते हैं। Okay, that makes sense. You earned something, so the condition is met. नाउ सिचुएशन बी, आपको शेयर से 0 यानी नील इनकम हुई। इस केस में रेवेन्यू के तर्क के अनुसार आपको पूरे 1000 रुपए के डिडक्शन को डिनाई कर दिया जाएगा। यू गेट नथिंग, Wait, that's completely illogical. isn't it? Earning 1 rupee makes you eligible for a 1,000 rupee deduction, but earning 0 makes you eligible for nothing. That is, as you said, absurd. Precisely. The Supreme Court called this, and I quote directly from the judgment, a strange and highly anomalous result. कोर्ट ने कहा कि ये मानना बहुत मुश्किल है कि विधायिका, द लेजिस्लेटर, का इरादा कभी भी ऐसी इलॉजिकल और बेतुकी स्थिति पैदा करना रहा होगा। द लॉ कैनॉट बी इंटरप्रेटेड टू प्रोड्यूस एन एब्सर्डिटी। और accounting principles के बारे में क्या? Did the court connect this legal interpretation to how businesses actually account for their expenses? Yes, very strongly. कोर्ट ने कहा कि बेसिक कमर्शियल अकाउंटिंग का भी यही रूल है। जब आप किसी भी सोर्स ऑफ इनकम के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, तो सारे प्रॉपर एक्सपेंडिचर्स को डेबिट किया जाता है, ऑल रिसीट्स आर क्रेडिटेड, और जो नतीजा होता है वो प्रॉफिट या लॉस होता है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि इनकम कितनी है, 100 रुपए, 1 रुपए या 0। Exactly. Quoting the judgment again, whatever is a proper outgoing by way of expenditure must be debited irrespective of whether there is receipt of income or not. That is the plain requirement of proper accounting. So, with all this reasoning, the purpose versus result doctrine, the strong precedents, the absurdity argument, and basic accounting principles, what was the final nail in the coffin, the ultimate conclusion? The final verdict was a clear and unequivocal win for the assessees. Supreme Court ने दोनों भाइयों के पक्ष में फैसला सुनाया. The court concluded that the allowability of expenditure under Section 57(3) is not conditional upon the making or earning of income. The actual earning of income is not a prerequisite. Not at all. अगर आपका खर्च इनकम कमाने के इरादे से किया गया था, तो इतना ही काफी है कानून की शर्त पूरी करने के लिए। और इस लैंडमार्क जजमेंट का उन कन्फ्लिक्टिंग हाई कोर्ट डिसीजंस पर क्या असर हुआ? It settled the controversy once and for all. इस फैसले ने पटना हाई कोर्ट के महाराजाधिराज सर कमेश्वर सिंह वी CIT केस में दिए गए व्यू और कलकत्ता हाई कोर्ट के सोहन लाल वर्सेस मदन लाल CIT केस में दिए गए व्यू जो रेवेन्यू के पक्ष में थे, उन्हें एक्सप्लिसिटली इनकरेक्ट यानी गलत ठहरा दिया। It became the undisputed law of the land. हाँ, तो इसका आम इन्वेस्टर पर उस दिन के बाद से क्या फर्क पड़ा? What was the real world impact? The real world impact was huge. इसने इन्वेस्टर्स को एक सुरक्षा दी। अब वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स कर सकते थे जिनका रिटर्न आने में टाइम लगता है, बिना इस डर के कि शुरुआती सालों में जब इनकम नहीं होगी तो उनके लेजिटिमेट एक्सपेंसेस जैसे इंटरेस्ट को डिसअलाउ कर दिया जाएगा। It recognized the commercial reality that not every business activity yields immediate profit. Yes, the law now aligned with business sense. It basically said, we trust your commercial wisdom or your intent. तो आज हमने CIT वर्सेस राजेंद्र प्रसाद मोदी केस के जरिए समझा कि इंडियन टैक्स लॉ में पर्पस रिजल्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। अ प्रोफाउंड प्रिंसिपल दैट इंटेंट मैटर्स नॉट द आउटकम। बिल्कुल, और इस पर मैं एक आखिरी विचार छोड़ना चाहता हूँ। प्लीज। टैक्स कानून से हटकर क्या ये पर्पस ओवर रिजल्ट का सिद्धांत बिजनेस स्ट्रैटेजी या पर्सनल इन्वेस्टमेंट की दुनिया में भी उतना ही रेलेवेंट नहीं है? सिर्फ इसलिए कि किसी R&D प्रोजेक्ट, मार्केटिंग कैंपेन या लॉन्ग टर्म स्टॉक इन्वेस्टमेंट से तुरंत कोई टैंजिबल रिटर्न नहीं मिला, क्या उसे एक फेल्ड इन्वेस्टमेंट मान लेना चाहिए? या हमें उसके पीछे के स्ट्रेटेजिक पर्पस को देखना चाहिए? एग्जैक्टली। ये सोचने वाली बात है कि शॉर्ट टर्म नतीजों के बजाय लॉन्ग टर्म इरादों को वैल्यू देना शायद आगे बढ़ने का एक ज्यादा समझदारी भरा तरीका है।